Hello all. Welcome to the newspaper analysis of Indian Express for the 9th April 2022. See, in this analysis, we are going to discuss some of the important topics, and it will be followed by 5 important questions of the day. है ना? So, when we talk about today's newspaper, the headline consists of, and very important headline is retaining policy rates, RBI cuts growth, ups inflation estimates. देखिए, जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखें तो पिछले 10 पॉलिसी रिव्यू की जब हम बात करें, ये 11वां पॉलिसी रिव्यू है और इन सभी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने अपने रेट जो है वो कॉमन रखे हैं। कॉमन रखे मतलब इन रेट्स में कोई चेंज नहीं किया है और उसका रीजन ये है कि जब हम लोग कोविड 19 सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, सो टू प्रोवाइड ग्रोथ इन द इकोनॉमी, आरबीआई ने कोशिश की है कि जो मनी सप्लाई है वो मेंटेन रहे और उस ताल्लुक में रेट्स को बढ़ाया नहीं गया है। बट देन उसमें इशू ये रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल गया है, थोड़ा सा हायर साइड में दिख रहा है। सो आरबीआई ने अगेन दिस टाइम अराउंड व्हेन दे हैव गॉन फॉर दिस पॉलिसी रिव्यू, तो आरबीआई ने रेट्स में तो अभी भी कोई चेंज नहीं किया है, बट आरबीआई ने ये अपने आप में सिग्नल दे दिया है इन टाइम टू कम टू कंट्रोल इन्फ्लेशन वी आर गोइंग टू वी मे वी मे गो फॉर सम चेंजेस इन फ्यूचर पॉलिसी। सो अभी भी अगर देखा जाए तो रेट में कोई पॉलिसी चेंज नहीं किया गया, रेट चेंज नहीं किए गए हैं, तो रेपो रेट अभी भी इट इज 4% रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज अगेन 3.35% सेम, marginal standing facility is 4.25, bank rate is 4.25, CRR is 4%, and SLR is again at 18%. तो changes has not been done in this policy review, है ना? बट आगे जा करके जो चेंज जो है आरबीआई पॉलिसी रिव्यू में किए जा सकते हैं, दैट हैज बीन एविडेंट, मतलब वो बोला गया है ना। अब जब हम लोग इस फ्रंट पेज पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट इसके अगले पेज पर हम जाते हैं तो आरबीआई ने इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट यहाँ पर डिटेल भी इसका दिया हुआ है, जिसे आप एक इट्स अ गुड रीड बेसिकली। if you try you can very well read this portion too। इसमें आरबीआई ने एक जो थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि आरबीआई ने इस बार एक नया मेजर इंट्रोड्यूस किया, दैट मेजर इज कॉल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। और ये जो एसडीएफ मेजर है अपने आप में इट्स एडिशनल टूल फॉर अब्सॉर्बिंग द लिक्विडिटी। जो मार्केट में जो ज्यादा पैसा होता है, लिक्विडिटी जो मार्केट में ज्यादा हो जाती है, इसको बोलना चाहिए इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी हो जाती है, तो उसको जब कम किया जाएगा तो उसका असर ये होता है कि उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो एडिशनल टूल दिया गया है, उससे रिवर्स रेपो रेट जो दूसरा एक टूल होता है आरबीआई का, वो एक तरीके से आगे जाकर के इररिलेवेंट हो जाएगा। एंड एनीवे व्हेन इट विल कम इनटू, वो जब उसको किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो थिंग्स विल इवेंचुअली विल बी क्लियर टू यू। अभी के लिए आप ये सोच सकते हैं कि आरबीआई इज इंट्रोड्यूस अनदर टूल दैट इज स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, एंड दिस न्यू टूल इज देयर टू कंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, liquidity in the economy। when we control the liquidity in the economy it will be there, मतलब it will be done to take care of the inflation, है ना। और ये रिवर्स रेपो फैसिलिटी जो होती है ना, उसका ही एक तरीके से अल्टरनेट मान लीजिए, और इसके आने के बाद में वो अपने आप में एक तरीके से इररिलेवेंट हो जाने वाला है। तो यहाँ पर जब ये जो पूरा पोर्शन यहाँ आप देखते हैं, दिस पोर्शन व्हेन यू आर लुकिंग एट द दिस हियर, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ग्रीन ये येलो में, इसे आप पढ़ेंगे थोड़ी सी यहाँ क्लैरिटी हो जाएगी। उसके अलावा इस पूरी प्रोसेस में अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, दिस कंप्लीट टाइटल इज ऑलरेडी, मतलब दिस कंप्लीट नोटिस देयर, है ना। दूसरी न्यूज में देखते हैं तो another news it is given that all the people above 18 years, अब they can pay and go for third vaccine dose from 10th of April 2022, मतलब 10 अप्रैल से, यानी कल से एक्स्ट्रा थर्ड डोज जो होती है उसके लिए देखें, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। या थर्ड डोज अगर आपको 9 मंथ हो चुके हैं सेकंड डोज लिए वैक्सीनेशन की, जो कोविड 19 वैक्सीनेशन की, सो यू कैन वेरी वेल गो फॉर दी थर्ड डोज इफ यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, यदि 18 वर्ष से ज्यादा के हैं। और यह जो डोज होगी दैट कैन बी, वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर जो होते हैं वहां पर इन डोज को लिया जा सकता है। मतलब नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पर्सन, मतलब 90% ऑफ आर पॉपुलेशन फर्स्ट डोज वहां पे लगाया जा चुका है और अच्छी खासी पॉपुलेशन को सेकंड डोज भी लगाया जा चुका है। बट स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर द थर्ड डोज, अ प्रिकॉशनरी डोज, then you can still go for it with some additional amount around 600 rupees, and any private vaccination center
कैन हेल्प यू टू, मतलब किसी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर के डोज जो है वो लगवाई जा सकती है। दिस हैज बीन, मतलब ये अभी अभी एक तरीके से अनाउंस किया गया है और 10 अप्रैल से, जो कल से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, है ना। सो अभी तक क्या था, अभी तक जो जो फ्रंट जिसको बोलना चाहिए फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो मेडिकल एम्प्लॉय ये स्टाफ होता है उन्हें, या कि फिर जो 60 ईयर्स अबाउ है, केवल उन्हीं को थर्ड डोज जो है वो भी अलाउ किया गया था, राइट। बट फ्रॉम this with this announcement, people from whoever is 18 years older than 18 years, या जिन्होंने सेकंड डोज लगाया हुआ है, वो 9 महीने हो चुके हैं, उनको ये फैसिलिटी अब दे दी जाएगी। तो दिस हैज बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, अभी 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 अनाउंस किया गया है। और न्यूज में हम देखते हैं तो इंडिया, अभी देखिए जो हम लोगों ने बेसिकली, आपको अभी तक तो आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा, जो श्रीलंका में पॉलिटिकल सिचुएशन है, बेसिकली पॉलिटिकल सिचुएशन तो एनीवे इट्स फाइन, बट देन जो वहाँ पर इकोनॉमिक हालात जो भी रहे हैं, जो एक तरीके से वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, और वहाँ पर फूड फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, वहाँ पर फूड सप्लाई जो होता है, खाद्यान्न की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है, वहाँ पर फ्यूल्स के लिए लाइन लगी हुई है। तो उस पूरे कहानी में, उसकी पूरी प्रोसेस, उस जिसको बोलना चाहिए सिचुएशन पे, यहाँ पर एक न्यूज जैसा एक तरीके से रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है। उस रिपोर्ट में बोला गया है कि कुछ श्रीलंकन, जिसको बोलना चाहिए वहाँ के सिटीजन ने बोला, इंडिया से दरखास्त की है कि इंडिया इज हेल्पिंग अस, दैट इज फाइन, बट ट्राई टू हेल्प एक्चुअल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट जस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। और इंडिया ने अपनी तरफ से भी कहा है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड सम, जिसको बोलना चाहिए ह्यूमन एंगल की तरफ से देखते हुए, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसकी तरफ देखना चाहते हैं, हम उस तरीके से श्रीलंका की मदद करना चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट, वी आर नॉट, मतलब दे आर आस्किंग, द श्रीलंकन पीपल आर आस्किंग कि आर पीपल शुड बी हेल्प एंड नॉट दी राजपक्षे गवर्नमेंट। एंड इफ वी लुक एट द सिचुएशन इन श्रीलंका, इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग। वहां पर जो हालात हैं बहुत बुरे हो चुके हैं, और उसके लिए वहां पूरा, अगर आप इसका डिटेल जो सेकंड पेज पर, अगेन एफ एस यू गो टू इन डिटेल पेजेस, इफ यू गो एंड यूल फाइंड, सो वहां पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि जिस तरीके से पूरा श्रीलंका में हालात चल रहे हैं, वहां पर इट ऑल बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बाय द राजपक्षा गवर्नमेंट एंड द कंप्लीट क्लैन जिसको कहा जाता है, जो उनका एक तरीके से डायनेस्टी रूल वहां पर किया हुआ है। उन लोगों ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय में श्रीलंका में जो राज किया है, उसके प्रति वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। और वहां पर जो गोटबाया राजपक्षे गवर्नमेंट है, उनके अगेंस्ट में एक तरीके से गो गोटा गो करके वहां पर एक जो वहाँ के नो सिटीजन है, वो कैंपेन चला रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर तो जो वहाँ की जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उन लोगों ने जब अपना विरोध प्रदर्शित किया है, उसमें यहाँ देखिए वहां पर लिखा हुआ है कि यू मैस विद दी रॉन्ग जनरेशन। वहां की जनरेशन बोलती है कि आपने एक गलत जनरेशन से अब पंगा ले लिया है। द पीपल देयर आर सेइंग कि यू मैस्ड विद दी रॉन्ग जनरेशन। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है, यू मैस विद द रॉन्ग जनरेशन, राइट। आगे देखिए तो वहां पर आता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन हाई कमिश्नर, इंडिया ने वहां पर अभी 40,000 मैट्रिक टन जो है राइस अवाइल करवाया है। वहां पर जो खाद्य समस्या हम देखते हैं वहां पर, तो फूड फूड जो इशू चल रहा है ना, फूड सप्लाई वाले प्रॉब्लम में, 40,000 मैट्रिक टन ऑफ राइस इंडिया इज ट्राइंग टू प्रोवाइड, अभी भी वहां पर पहुंचा जा रहा है। इसके अलावा $1 बिलियन रेट लाइन जो इंडिया ने प्रोवाइड किया है, उसके अंतर्गत 270 मैट्रिक टन ऑफ डीजल पेट्रोल इज बीइंग अवाइल्ड, है ना। एविएशन फैसिलिटी फ्यूल जो होता है वहां पर अवाइल जो है किया जा रहा है ना। और उसमें ये भी कहा गया, अदर देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इज लाइक इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड टू श्रीलंका। आपको अगर थोड़ा इसमें डिटेल मालूम हो और पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसमें श्रीलंका ने जो वहां पर ऑर्गेनिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, उसको जिस तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसके जो रिपरकशंस वहाँ देश को झेलने पड़े हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई श्रीलंका इज स्ट्रगलिंग ईयर। श्रीलंका जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्लीमेंटेशन, और बाकी कई सारे रीजन रहे, चाइना का हस्तक्षेप उसके अंदर मान के चलिए, इनकी रेगुलर गवर्नमेंट पॉलिसीज की जो फेलियर मान के चलिए, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसके इश्यूज मान के चलिए, देयर बीन सो मेनी रीजंस फॉर इट। तो वेरिन यहाँ पूरी जो आप इस न्यूज को देखते हैं, तो कंप्लीट श्रीलंकन इशू को शब्दों में उन्होंने अच्छे से क्लियर करके बताया हुआ है। इसमें वहां पर राशनिंग की बात करते हैं, तो वहां पर फूड जो 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 खाद्यान्न जो वहां पर है, वहां पर राशनिंग इतनी ज्यादा है कि यदि कोई व्यक्ति वहां पर दूध या जिसको बोलना चाहिए किसी मात्रा में कोई सामान लेने जाता है, तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ओनली वन 400 ग्राम पैकेट पर डे
is available to one person who is going to purchase some item over there. So this complete news item gives the details of prevailing economic situation in Sri Lanka, and they have clearly told कि for this particular situation that goodbye government, this राजपक्षे गवर्नमेंट एंड their कंप्लीट फैमिली, जो डायनेस्टी रूल एक तरीके से उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, उनकी जो पॉलिसीज रही हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, और वहां पर वहां के नागरिक विथ लुकिंग एट दिस सिचुएशन इन दिस ग्रिम सिनारियो, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट, एंड इंडिया इज डूइंग इट्स आर बेस्ट टू प्रोवाइड देम सपोर्ट. देखिए वहां पर 14th ऑफ अप्रैल जो होता है वह श्रीलंका का इट इज लाइक न्यू ईयर फॉर देम. सिंहलीज एंड तमिल वो जो वहाँ श्रीलंका का न्यू ईयर होता है, और हर साल इस दरमियान ये जो पूरा समय अभी चल रहा है, इस दरमियान वहां पर एक तरीके से सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर होता है, माहौल जो होता है वहां पर थोड़ा सा जुबलेंट माहौल होता है. बट अभी की जो ग्रिम सिचुएशन वहां पर है, इकोनॉमिक हालात जो भी वहां पर है, वहां पर सिचुएशन इज वेरी वेरी, जिसको बोलना चाहिए डिसअपॉइंट, जिसको बोलना चाहिए इतनी एक्साइटमेंट वहां बिल्कुल भी नहीं है. दे आर लुकिंग एट अ वेरी वेरी ग्लूमी, जिसको बोलना चाहिए फ्यूचर अहेड ऑफ देम, and that is why scenario is totally different what it could have been had it been the normal year, had it been some usual year wherein they would have been looking forward to the new year. But this new year is unfortunately not the way they want it to be, right? So this was about the news related to Sri Lanka. फिर फ्रंट पेज की अगली न्यूज में हम आगे बढ़ते हैं. राइट, तो ये तीन बेसिक न्यूज तो यहाँ पर आपको बताई. इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें, इसको पढ़ना चाहें, to Mr. Imran Khan, who is about to lose when you're talking at this point of time, when you'll be watching this particular video, Imran Khan would have lost the government there, because earlier उनके जो वाइस डेप्यूटी जो स्पीकर थे, उन्होंने इमरान खान के जिसको बोलना चाहिए रिकमेंडेशन पर वहां पर गवर्नमेंट इसको बोलना चाहिए दिस अविश्वास प्रस्ताव जो उनके अगेंस्ट आता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन को ना ला करके वहां पर इमरान खान ने एक तरीके से वहां पर इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया था. बट वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस अनाउंसमेंट के अगेंस्ट में जाकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का वहां पर पक्का किया है. एंड टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वहां शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, एंड इमरान में लूज हिज गवर्नमेंट. तो इमरान खान ने वही कहा है कि इन टाइम टू कम दिस जो अपने पाकिस्तान जो उनका देश है उस पर जो सरकार थोपी जा रही है, this government which is being forced upon the people of Pakistan is not the genuine government. It is, this government is an important one, imported government जो वहां पर एक तरीके से दी जा रही है. That is what इमरान खान ने कल कहा उन्होंने. और यहाँ पर एक दूसरा एक मुद्दा यह है कि यहाँ पर उन्होंने इंडिया की तारीफ की. यहाँ पर उन्होंने भारत की तारीफ करते कहा भारत एक खुददार देश है और वहां पर कोई डिक्टेट नहीं किया जा सकता. मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग. उस पर कोई फोर्स किया जाए तो किसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. बट देन व्हाट सेम इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय वो पाकिस्तान पर उससे लगाया जा रहा है. एक तरीके से उसने भारत की यहाँ पर तारीफ की है. तो दिस आउट गोइंग this Prime Minister of Imran Khan he's told something appreciating India in that situation, so that has become a news over there. इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. तो मोस्टली आज के अखबार में हम देखेंगे तो इन तीन न्यूज यहाँ दी गई ना, इन्फ्लेशन, ये दिस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड दिस, इससे रिलेटेड न्यूजों आगे कई सारी आपको देखने को मिलती है. ठीक है, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर ऐसे सिटी पेज में आपसे पहले भी कहा है, अंशुल सर ने भी आपसे कहा होगा कि यहाँ पर सिटी न्यूज जो होती है बेसिकली वो हमारा इतना इंपॉर्टेंस उसमें नहीं रखती है, तो इससे तो हमको इस पर्टिकुलर पेज को देखने की आवश्यकता नहीं है. दिल्ली की न्यूज यहाँ पर दी गई है यूजुअल, जिसमें बताया गया है. इससे तो उसमें आपको कोई खास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट फाइंड दैट थिंग इंपॉर्टेंट. बट देन हाँ, यहाँ पर देखिए, नॉट फॉर सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम्स. अब देखिए फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? ऐसा राइस जिसमें एडेड माइक्रो न्यूट्रिएंट जोड़े जाते हैं, और वह राइस जो हमारे यहाँ के जो मेल न्यूट्रिशन जो हमारे यहाँ है उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी. अब गवर्नमेंट ने उसी के ताल्लुक में आगे बोला है कि द फ्राइडे अप्रूव द सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस थ्रू टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस जिसको कहा जाता है. उस सिस्टम के अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस जो होता है उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण जिसको कहा जाता है, मिड डे मील स्कीम जो होती है, एंड दूसरी वेलफेयर स्कीम जो होती है जिसे अलग अलग फेज में करीब करीब 2024 तक 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक तरीके से कैबिनेट ने अप्रूवल प्रोवाइड अभी किया है ना. तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एजेंसी ऑलरेडी प्रोक्योर्ड 88.65 है ना metric ton of fortified rice for supply and distribution. This has been confirmed by
आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। सो जो ये 2700 करोड़ एस्टिमेटेड जो है इसके लिए प्लान किए गए हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो यहाँ पर बताई गई है 2700 करोड़ पर एनम वुड बी borne by the center as part of full subsidy to its full implementation till 2024, है ना। तो इस स्कीम के लिए कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है और फोर्टिफाइड राइस जो होता है वह लोगों तक पहुंचाया जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लुकिंग एट दिस सिचुएशन वेरी मेल न्यूट्रिशन इज सो प्रिवेलेंट इन मेनी प्लेसेस। तो उसको करने के लिए किया गया। फोर्टिफाइड राइस होता क्या है, देखिए जो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जो राइस फ्लोर होता है, राइस फ्लोर के साथ में उन्हें मिला करके उनके स्मॉल कर्नल्स बनाए जाते हैं एंड दे लुक एज गुड एज, जिसको बोलना चाहिए राइस, और उससे कुछ राइस के साथ में कुछ मात्रा में उसे मिलाया जाता है और देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह के थ्रू उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। दे लुक एग्जैक्टली एज द राइस इट विल बी, और उसे उसे बनाने की कोई डिफरेंट कोई अलग प्रक्रिया नहीं होती, उसे साफ करके उसी तरह का यूज किया जा सकता है जैसा कि नॉर्मल राइस को करते हैं, राइट। और दैट वे इट विल बी टेकिंग केयर ऑफ द मेल न्यूट्रिशन इशू जो हमारे यहाँ पर फेस करते हैं। तो इट इज नथिंग बट द नॉर्मल राइस along with some extra micronutrients to it, है ना। तो that has been government is union cabinet has approved the supply of fortified rice through various government scheme. This is one of the जिसको बोलना चाहिए न्यूज। और ये फोर्टिफाइड राइस वाला जो न्यूज था ये कुछ समय पहले आई बिलीव सम 2-3 मंथ्स बैक हमने क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया भी है, राइट। आगे की न्यूज में हम बढ़ते हैं तो देखें तो नेक्स्ट में आता है, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो एफसीआरए चेंजेस होते हैं, एफसीआरए चेंजेस मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस रिसीविंग फॉरेन डोनेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, जो कि पेटिशन कई बार लगाए जाते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो एफसीआरए के थ्रू जो कई बार बाहर से जो पैसा आता है उसको उसको एक्चुअली गवर्नमेंट ने उस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। जो एनजीओ के थ्रू जो पैसा आता है उसको भी अगर लाइसेंस वहां पर नहीं प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है तो इट इज बिन बैंड फॉर मेनी केसेस। तो उसके अगेंस्ट में जब जो पेटिशंस लगाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने आप में कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट कि बाहर से अगर पैसा आता है तो उसको आप तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि द मनी विच इज बीइंग सेंट अक्रॉस फ्रॉम अदर नेशंस टू इंडिया इट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द नेशन इटसेल्फ। तो जो ये रवैया अपने आप में देखा गया है, saying they essentially conceived in interest of public order as the intent to prevent misuse of donation coming from foreign sources to safeguard the values of sovereign democratic republic। मतलब इसमें साफ साफ ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि जो बाहर से पैसा आता है, कई बार ये जो पैसा होता है उसका उसका इंटेंशन हमारे देश के अगेंस्ट कार्य करना होता है। तो ये अपने आप में कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि बाहर से जो पैसा आए उस तक उसको पहुंचाना ही चाहिए। इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट टू रिसीव द फॉरेन डोनेशंस, है ना। तो इसमें इसके अगेंस्ट में पेटिशन लगाया गया, तो उस पेटिशन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। वी से दैट because the theory of possibility of national polity being influenced by foreign contribution is a globally recognized phenomena। और दुनिया के कई देशों में देखा गया है कि द फॉरेन फंडेड मनी हैज बीन यूज्ड फॉर द अगेंस्ट द नेशन इटसेल्फ वेयर इट इज बीइंग सेंट। सो लुकिंग एट दैट सिनेरियो, सुप्रीम कोर्ट इज टोल्ड कि रिसीविंग फॉरेन डोनेशन इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट, इट इज बीन टोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अभी जो फैसले में उन्होंने कहा है, बिकॉज कई सारे पेटिशंस वहां पर आप देखें तो पेटिशन वहां पर लगाए गए थे, है ना। दैट वाज वन ऑफ द न्यूज। तो इसमें आगे बढ़े तो देखिए यस, व्हेन आई टोल्ड यू व्हेन वी कम डाउन टू द एडिटोरियल पेज, तो हम लोगों ने जो बिगिनिंग में न्यूज देखी थी जिसमें हमने कहा है कि आरबीआई ने जो भी पॉलिसी रिव्यू किया है इसमें 11 टाइम ऐसा हुआ है कि इस पॉलिसी रिव्यू में कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं किए गए, कोई रेट में चेंज नहीं किया गया, रेशियोज में कोई चेंज नहीं किए गए हैं, सारे रेट्स एंड रेशियोज जो है आरबीआई ने सेम रखे हैं। बट देन अगेन आरबीआई इज गिवन सम सिग्नल इन टाइम टू कम दीज में बी चेंज्ड। एंड लुकिंग एट द इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है जिसको बोलना चाहिए ग्रोथ टारगेट, जो आरबीआई ने 7.8 को कम करके 7.2% कर दिया। मतलब ग्रोथ रेट जो होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो वहां पर आरबीआई ने ग्रोथ रेट को कम करके बताया है। मतलब उसको एक तरीके से इसको बोलना चाहिए फिजिबल जो रेट हो सकता है उसके बारे में बात की है। दूसरा आरबीआई ने बोला है कि जो इन्फ्लेशन वाला हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट की अगर एस्टिमेट की बात की जाए, फोरकास्ट की बात की जाए, तो ये 4.5% से बढ़ा करके आरबीआई ने 5.7 कर दिया है।
है ना। जो बिगिनिंग हमने फ्रंट पेज पर न्यूज देखी थी मैं उसी ताल्लुक में आपको आगे बता रहा हूँ। सो आरबीआई इज इंक्रीज द ग्रोथ डिक्रीज द ग्रोथ फॉर फोरकास्ट फ्रॉम फॉर दिस 7.8% to 7.2%, but has increased the inflation forecast from 4.5% to 5.7%. And that is why to contain the inflation, RBI in time to in coming this bi-monthly policy review, RBI may change various rates, which 11th टाइम आरबीआई ने जो है अभी सेम रखे हैं। तो आरबीआई ने सिग्नल दे दिया कि उसका आगे जाकर के चेंज किया जा सकता है। और इसी ताल्लुक में अगर आप अभी ये जो एडिटोरियल पेज अगर देखते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग टू पिंच जो आपको ये एक आर्टिकल जो दिया गया है, आई वुड से यू रीड दिस आर्टिकल एंड इफ यू वांट, मतलब आप अगर समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट अ बिट, इसको बोलना चाहिए complicated in a way. तो आप उसको चाहें तो आई वुड रिकमेंड यू कैन रीड इट वंस, बट देन इट्स टू मच टू बल्कि एंड इट्स टू फैक्चुअल, इसमें भी डिटेल अच्छा दिया गया है। सो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बट देन यहाँ पर अगर एटोल पेज के देखें तो फर्स्ट फर्स्ट जो आपको एटोल दिया हुआ है जिसमें वो इन्फ्लेशन फैक्टर या आरबीआई सिग्नल से शिफ्ट अवे फ्रॉम द अकोमोडेटिव प्राइसेस सजेस्टेड टाइटनिंग ऑफ द पॉलिसी, वही मैंने आपको बताया है। तो इसमें वही डिटेल जो आपको यहाँ पर डिस्कस किया था वो यहाँ पर बताया गया है। इसमें सेकंड वाला होता है लुकआउट एंड लुक इन। लुकआउट लुक इन की बात है कि यहाँ पर दो, अब उनको एक्टिविस्ट बोल लीजिए, जर्नलिस्ट बोल लीजिए, सम जो भी कहा जाए, आकार पटेल एंड सम अदर लेडी, राना अयूब, दिस टू पीपल वर, स्कूल ने उनके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस अभी कुछ समय पहले जारी किया गया था। So then our Indian Express newspaper is very concerned about these two people, and this whole newspaper contains at least 3 articles related to this particular issue wherein lookout notice has been given to these two folks. तो उस बारे में यहाँ पर एक पूरा एडिटोरियल वाला पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आगे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो दैट इज व्हाट इज कि स्टॉपिंग सिटीजन फ्रॉम फ्लाइंग ओवरसीज जस्ट बिकॉज यू कैन स्मैक्स ऑफ बुलिंग नॉट ड्यू प्रोसेस। उस पर्टिकुलर इशू के ताल्लुक में दिस दिस एडिटोरियल हैज बीन गिवन टू यू, है ना। जैसे आई टोल्ड यू टू टू दिस एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, जिसको बोलना चाहिए, वन इज आकार पटेल, सेकंड इज राणा अयूब, इनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने लुकआउट नोटिस दिया है। लुकआउट नोटिस का मतलब होता है कि दे कैन नॉट लीव द नेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग, और इनफैक्ट दे कैन लीव द नेशन बिकॉज दे मे बी एट द रिस्क ऑफ नो, शायद एब्सकॉन्ड कर जाए, ऐसा कुछ जो भी समझ सकते हैं। तो उस ताल्लुक में दिया हुआ है, तो उसका विरोध करते हुए या उस वो अपने आप में क्यों सही नहीं है, एंड व्हाई इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम एंड ऑल जो भी बोलते हैं। सो उस ताल्लुक में दिस कंप्लीट डिटेल हैज बीन गिवन टू यू, इफ यू वांट यू कैन वेरी वेल गो थ्रू इट, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा आता है दिस एडिटोरियल टेल दैट कि इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट प्लेड विद ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड फॉर 15 ईयर्स इंडिया एंड पाकिस्तान ने आपस में टेस्ट नहीं खेले हैं, क्रिकेट की बात की जाए तो। एंड जब तक हम लोगों ने अगर T20 मैचेस या कि फिर जो हम लोगों ने वनडे इंटरनेशनल भी अगर इंडिया पाकिस्तान ने खेले हैं तो उनकी संख्या बड़ी कम रही है, और ये अपने आप में एक तरीके से पॉलिटिकल जो बोलना चाहिए एटमॉस्फेयर है उसकी भेंट चढ़ गए हैं। तो दिस व्हाट द थिंकिंग, जो यहाँ पर ये बोला गया है कि इसे पॉलिटिकल सिनारियो जो चलता है तो उसमें स्पोर्ट शुड नॉट बी द विक्टिम ऑफ द ऑफ सच थिंग। बट उसमें दूसरा पहलू ये भी होता है कि अगर दो देश आपस में when they are against in a way they are at war with each other, so there is no point they get involved in sports, and that is why our approach has been with Pakistan for a very long time. We are not playing much matches with them, but इसके कारण हो क्या रहा है कि पूरा BCCI, that our board of cricket control India, that तो the BCCI is doing very well, but on the contrary Pakistan cricket is not in the right shape, and they are, जिसको बोलना चाहिए, वो करीब करीब बर्बाद हो चुके हैं। But then this editorial says कि India and Pakistan should be playing with each other in a four nation tournament wherein they can face each other, and the cricket lovers should be witnessing such great teams playing against each other. So that is what the thinking, and that is what the way of saying in this particular एडिटोरियल इज। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मैच जो कम होते हैं उनको बड़ा करके लोगों को मैच देखने का मौका देना चाहिए, उस ताल्लुक में दिस एडिटोरियल हैज बीन रिटन। आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, इसके अपने आप में एक तरीके से दिया हुआ है कि व्हाई दे शुड प्ले मोर मैचेस विद ईच अदर। इट इज हाई टाइम वन ऑफ क्रिकेट्स मोस्ट कलरफुल राइवलरीज गॉट इट्स डे ऑन द फील्ड अगेन, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान शुड प्ले more matches with each other, that is what being given in this particular
न्यूज एडिटोरियल, है ना, ये यहाँ पर बोला गया। फिर से मैंने बिगिनिंग में कहा था कि आपकी जो हम लोगों ने आरबीआई पॉलिसी जो भी आई है उस पर डिटेल कई सारे दिए हैं, उस पर 2 एडिटोरियल एंड 1 न्यूज आर्टिकल भी हो रहा है। उसी में फिर हम देखते हैं कोलंबो में सिचुएशन जो है, जो श्रीलंका में वहाँ के जो आर्थिक स्थिति, वहाँ जो इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पर भी चल रही है, हालात जो चल रहे हैं, उस पर अगेन दिस वन आर्टिकल हैज बीन गिवन टू यू, व्हाई कोलंबो हैज लॉस्ट द प्लॉट एंड व्हाई दिस इज अ बिग फेल्योर फ्रॉम राजपक्षे दिस डायनेस्टी रूल एंड जो वहाँ पर किया हुआ है, उसके डिटेल में यहाँ पर पूरा की पूरा एक दिया हुआ है। इसके साइड में आप देखते हैं तो बॉन्ड्स ऑफ द बे बिम्स्टेक समिट, जो अभी कुछ समय पहले कोलंबो ने, मतलब श्रीलंका ने, वर्चुअल बिम्स्टेक समिट जो वहां पर हुई थी, जिसमें बिम्स्टेक चार्टर जो है वो डिसाइड किया गया। दो बिम्स्टेक वाज they came into 1997 में बिम्स्टेक स्टार्ट हुआ था, बट आफ्टर अराउंड मोर देन 25 years नाउ बिम्स्टेक चार्टर जो अपने आप में ये 5वीं वर्चुअल समिट जो कोलंबो में कुछ समय पहले हुई थी वहां पर संपन्न हो पाया है। तो उस ताल्लुक में दिस कंप्लीट आर्टिकल हैज बीन गिवन हियर, यू कैन रीड द हिस्ट्री ऑफ बिम्स्टेक एंड व्हाई बिम्स्टेक इज रिक्वायर्ड एंड हाउ बिम्स्टेक कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द growth of the South Asian and Southeast Asian region. So this article is all about the 5th virtual summit, BIMSTEC summit, the charter which has been approved over there and how it can contribute in growth. तो ये जो आर्टिकल यहाँ पर मिस्टर सचिन त्रिवेदी चतुर्वेदी और लिखा जो दिया गया है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। इट कैन बी यूजफुल क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के अंदर सारे के सारे दी जा रही हैं। वी प्रोसीड विद दिस, तो आगे आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपको जो एनएससी अभी जो स्कैम जैसा हुआ था, जिसमें द लेडी चित्रा Ramakrishna, who was MD CEO of NSE from 2013 till 2016, and there was scam wherein one yogi and one this assistant of the lady was involved. इस पूरी कहानी में अगर पूरे आपको वो उस पूरे मुद्दे के बारे में जानकारी है, तो यह न्यूज आर्टिकल केवल वही बताता है कि सीबीआई ने अभी उनके बेल एप्लीकेशन जो होती है वह रिजेक्ट किया। सीबीआई ने उनके बेल प्ली जो होती है उसको मना किया कि शी शुड नॉट, मतलब वी कांट रिलीज हर बिकॉज ऑफ सम important reason. She was involved in one of the this serious offense, and that is why bail उनको नहीं दी जा सकती है। वो एक न्यूज में आई है, और बाकी जो पूरी की पूरी स्टोरी है उसमें अभी तक जो भी एनएससी में जो घोटाला हुआ है और उसकी जो डिटेल है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे एंड जो स्टोरी होती है उसकी, वो पूरी स्टोरी यहाँ पर दी है। तो यदि आप स्टोरी को अच्छे से जानते हैं, ये न्यूज के ये पर्टिकुलर जिसको बोलना चाहिए स्कैम के बारे में मालूमात है, तो ओनली द न्यू एडिशन टू इट इज कि आरबीआई रिजेक्टेड द बेल प्ली। और अगर आप इस स्टोरी को नहीं जानते हैं, तो दिस इज इन शॉर्ट, दिस कंप्लीट न्यूज आर्टिकल विल टेल यू अबाउट द कंप्लीट स्टोरी कि हाउ शी वाज इन्वॉल्वड, एंड जो दूसरे आनंद जिसको बोले सुब्रमण्यम, किस तरीके से he was appointed wrongly as a group strategy officer of NSE, and how some other person, some yogi in Himalayas was involved in giving this involved in इन दिस स्कैम। तो वो सारा कुछ कहानी यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आपको ये स्टोरी एनएससी स्कैम के बारे में मालूमात है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन केवल ये है कि अभी उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट किया गया है। तो अब इसको पढ़ सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आपको डिटेल यहाँ मालूम पड़ भी जाएगा। तो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आगे मैंने आपसे कहा था मिस्टर आकार पटेल, जो जिनके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस दिया गया है, ये उनके ताल्लुक में तीसरा आर्टिकल भी यहाँ पर दिया हुआ है। वन न्यूज वो आर्टिकल वाज गिवन, अनदर वाज द एडिटोरियल में उनके बारे में आकार पटेल एंड राणा यूप के बारे में जो दिया गया था। एंड थर्ड आर्टिकल अगेन इट इज, मतलब इट इज सो इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर इंडियन एक्सप्रेस, कि उन्होंने 3 बार इस पर्टिकुलर इसको बोलना चाहिए टॉपिक के बारे में यहाँ पर ज्ञान दिया है। तो थर्ड यहाँ पर भी दिया है कि व्हाट इज द फ्लाइट रिस्क एंड बाय लुकआउट नोटिस क्या होता है, और उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दी हुई है। उसको आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। बट दिस पर्टिकुलर पेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इन दिस सेम पेज ओनली आपको बूस्टर शॉट्स की पूरी कंप्लीट स्टोरी दी हुई है, कि जो थर्ड बूस्टर शॉट जो है, जो कि 18 से ज्यादा एज वाले लोग अब इस बूस्टर शॉट को अराउंड 600 रुपीज देकर के किसी भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में इस बूस्टर शॉट को लगवा सकते हैं। एंड कब लगा सकते हैं, अलर्ट कब आएगा, विल इट बी फ्री, एंड एवरी न्यूज रिलेटेड टू बूस्टर शॉट जो है यहाँ पर बूस्टर शॉट डिटेल में आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। देन अगेन आई टोल्ड यू, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करके जो फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जा रहा है, उस फोर्टिफाइड राइस न्यूट्रिएंट क्या होता है, हाउ इट इज फोर्टिफाइड, व्हाट इज द प्रोसेस, एवरीथिंग इज गिवन दिस थिंग। मतलब यहाँ पर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको फोर्टिफाइड राइस एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन ओवर हियर। ये आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इट्स क्वाइट अ यूजफुल पेज वेर इन एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, बारिंग दिस फ्लाइट रिस्क एंड लुकआउट नोटिस वाला पार्ट देखे,
तो सब कुछ यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल, इनफैक्ट ये आरबीआई की जो पॉलिसी अभी चेंज जो बात कर रहे थे हम लोग, उसका भी डिटेल यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया है। तो इन माय ओपिनियन दिस कंप्लीट पेज नंबर 13 जो एक्सप्लेन्ड आपको दिया गया है, जो कि हमें हमेशा आपसे कहता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पार्ट जो होता है बड़ा 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 मायने रखता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द डे, है ना, एटलीस्ट 4 और टॉपिक्स आर गिवन हियर, वन इज इंपॉर्टेंट फॉर इन मे बी इन Indian Express point of view, but then the other 3 topics, that is extra this booster shot micronutrients, that is fortified rice, and RBI's policy thrust, जो complete change, जो change in policy की बात की गई, अभी तो खैर चेंज नहीं हुआ, बट आगे जाकर के आरबीआई ने कहा है, सिग्नल दिया है कि होगा, तो उससे ताल्लुक में 3 कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर बिन प्रोवाइडेड। तो अब इसको पढ़ सकते हैं, गोइंग थ्रू इट विल मेक यू, मतलब इसमें आपको कंप्लीट क्लैरिटी जो है वो इन तीनों ताल्लुक से रिलेटेड आ जाएगी। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे एंड दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दी एक्सप्लेन सेशन। तो आप उसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, क्लैरिटी आपको वहां आ जाएगी। इसके बाद में एक दो न्यूज पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज है, फन होना चाहिए आप जब भी अखबार पढ़ते हैं। तो दीज 2 न्यूज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट न्यूज से हाफिज सईद जो वहां पर जो पाकिस्तान में एक आतंकवादी हैं, जिनको पाकिस्तान का ही वहां इज्जत दी जाती है कि पाकिस्तान में आतंकवादी को इज्जत देना बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो वहां पर उनको 32 साल की कैद की गई है। अब देखिए 32 साल की कैद उनको दे तो दी गई है, बट इसको इनको सजा देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर इनको सजा दी जाती है तो एक सिग्नल जाता है, और उसमें कुछ गुंजाइश बनती है कि पाकिस्तान जो 2018 से एफएटीएफ में शुमार है, और 2018 से अब एफएटीएफ में शुमार है, तो पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि वी आर डूइंग समथिंग टू गेट आउट ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, है ना। तो ब्लैक लिस्ट में ना जाएं, ग्रे लिस्ट में से बाहर आने की गुंजाइश बने, कुछ कुछ सुविधा हो उनको। इस ताल्लुक में पाकिस्तान ने यह डिक्लेयर किया है, वहां पर अभी 32 साल की जेल टर्म्स वहां हाफिज सईद को दी गई है। हाफिज सईद जो है आतंकवादी हैं, और ये दुआ जो जमात जमात उद दावा जो वहाँ आतंकवादी संगठन है कि उसके चीफ रहे हैं। तो क्योंकि ये कई सारे टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, तो उस ताल्लुक में इनको 32 साल की कैद जो है वहां सुनाई गई है। और वो कैद होगी कि लग्जरी होगी, जो भी उसको कहा जाए, बट एनीवे इट इज बीन डिक्लेयर्ड देयर। और ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जिन पर यूएन ने $10 मिलियन का, जिसको बोलना चाहिए, इनाम घोषित किया था 2009 में। ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तोयबा की, जमात उद दावा उसके चीफ होते हैं। और ये 2000 मुंबई अटैक में जो 166 लोग मारे गए थे, उसके मुख्य, जिसको बोलना चाहिए, अपराधी हैं। इनको अभी वहां पर कैद की सजा सुनाई गई है 32 साल के लिए। कोई पहले दफा नहीं सुनाई गई, पहले भी सजा सुनाई गई थी, बट इनको क्या उनका असर पड़ता है एक्चुअली, क्या सही में जाते भी हैं या जो भी। बट एनीवे दिस वाज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर पाकिस्तान इनको कैद नहीं सुनाएगा या इस तरीके की न्यूज नहीं आएगी, तो उसका एफएटीएफ से बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। तो उस ताल्लुक में पाकिस्तान इज एन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट सिंस 2018, एंड सच न्यूज, सच एटलीस्ट शोइंग सच थिंग may give them some hope of getting out of gray list. That is why it is important for Pakistan. In another news, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में जब हम अभी बात कर रहे हैं, वहाँ एक ट्रस्ट वोट होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अभी के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो शायद अब प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। ही मे बी ही इज इनफैक्ट आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही हैज टोल्ड कि he is going to he may lose the trust vote, and he has told public to peacefully protest against the injustice being done to the Pakistan's great prime minister इमरान खान, है ना। तो उनके अगेंस्ट ये फॉरेन, जो एक तरीके से उनके उनके शब्दों में जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी उनके अगेंस्ट चल रही है, तो उस कॉन्स्पिरेसी शायद अपने आप में सही सिद्ध हो जाएगी, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इनकी जगह शायद नवाज शरीफ जो होंगे, वो वो नए प्रधानमंत्री फिर से, मतलब प्रधानमंत्री फिर से शायद बन सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द न्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान, यू मे रीड इट। देन इसके बाद आते हैं, तो स्पेसएक्स ने अभी 3 विजिटर्स को अलॉन्ग विद द असिस्टेंट, जो उनके इसको असिस्टेंट को वहां पर कहा जाता है एस्ट्रोनॉट एस्कॉट, है ना। तो स्पेसेस ने 3 मिलेनियर उनको बोल सकते हैं, धनाढ्य जो लोग हैं, उनको $55 मिलियन ईच, मतलब हर एक को $55 मिलियन के एक तरीके से खर्च पर 3 विजिटर्स को स्पेस स्टेशन भेजा है ना। स्पेस एक्स लॉन्चेस 3 विजिटर्स टू स्पेस स्टेशन फॉर $55 मिलियन ईच, अलॉन्ग विद देयर एस्ट्रोनॉट एस्कॉट जो होते हैं उनके साथ में। 3 rich businessmen and their astronaut escort to International Space Station on Friday for more than a week stay. वहां पर एक हफ्ते के स्टे के लिए 3 लोगों को, और हर एक से $55 मिलियन जो है स्पेसएक्स ने लिए हैं, और देव सेंट इट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन उन्हें भेजा है, और वहां पर दे आर गोइंग टू स्टे देयर, दे विल हैव अकोमोडेशंस एंड मील, जो एकदम एक तरीके से 7 नाइट एंड डेज वाला जो एक वो जो टूरिस्ट पैकेज जैसा होता है, तो स्पेस टूरिज्म की तरह एक तरीके से इनको वहां पर भेजा गया। और वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर 2 रशियन, 3 अमेरिकन एंड 1 जर्मन स्पेस, इसको बोलना चाहिए, एस्ट्रोनॉट्स आर
they are already, and they are going to, these three people are going along with their assistants are going to go there, है ना, and they are going to stay. अगर आगे की न्यूज में आगे देखें तो अभी अभी यूएस में वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पर पहली अश्वेत महिला जो है वहां पर यूएस सुप्रीम कोर्ट में जज बनने जा रही है। उनका नाम जो है शी इज गोइंग टू बी केतन जी ब्राउन जैक्सन जो है, शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नॉन वाइट वुमन, है ना, फर्स्ट ब्लैक वुमन टू बी द जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, यूएस, है ना। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपॉइंटी केतन जी ब्राउन जैक्सन celebrated her historic confirmation as the first black woman to serve on the US Supreme Court, saying an outdoor White House event, जो वहां पर आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, एक आउटडोर व्हाइट हाउस इवेंट में डिक्लेयर किया गया कि शी इज द लेडी, शी इज द फर्स्ट ब्लैक लेडी टू बी द जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस, है ना। तो दिस अनदर न्यूज, नाम ध्यान रख लीजिएगा, द फर्स्ट ब्लैक लेडी टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज इन यूएस सुप्रीम कोर्ट इज केतन जी ब्राउन जैक्सन। दिस इज अनदर ग्रेट डे फॉर इन अमेरिकन हिस्ट्री, है ना, अनदर फोटोग्राफिक, है ना, मेमोरी के लिए, मतलब ये अपना पिक्चर, जो पिक्चर हम यहाँ देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा वो देता है, सिग्नल देता है एक तरीके से वहाँ के पॉलिटिक्स के लिए, राइट। तो ये उन्होंने नॉमिनेट किया गया है बिल, जिसको बनना चाहिए जो बाइडेन ने इन्हें नॉमिनेट किया, क्लियर। अपॉइंट किया, नॉमिनेट तो क्या ही किया, अपॉइंट किया गया। तो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके लिए काम की हो सकती है ना। नाम याद रख लीजिएगा, केतन जी ब्राउन जैक्सन, ओके। अब यहाँ पर हम देखें तो इसके आगे तो आई डोंट फाइंड एनी इंपॉर्टेंट न्यूज पर से। इसमें आप ये देख सकते हैं, फॉरेन रिजर्व जो है हमारा, फॉरेक्स रिजर्व जो है अभी इसको एक वीकली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 11.7 बिलियन डॉलर से नीचे आया है, एंड इट इज गॉन टू अ लेवल ऑफ 606.475 बिलियन डॉलर। मतलब वीकली वीकेंड जो 1 अप्रैल को वीकेंड खत्म होता है, मतलब जो रिपोर्ट जो आती है, रिपोर्ट भले वी आर लुकिंग एट ऑन 9th of April, बट 1 अप्रैल की जो वीकेंड वाली रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो उस वीकेंड में जो फॉरेन रिजर्व है, इट इज गॉन डाउन बाय 11.17 बिलियन डॉलर, एंड इट इज गॉन टू अ लेवल ऑफ 606.475 बिलियन डॉलर। और ये जो पूरी स्थिति हम देखते हैं, इसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस जो भी बढ़ी हैं, जो भी युद्ध का सिनारियो चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में, and that is more so that is one of the important reason for this decline in the forest reserve। but अभी का अगर forest reserve देखें तो still it is more than 600 billion dollar for India, वो अपने आप में रिकॉर्ड तो है ना। so that was one of the news। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो इसके बाद में तो यहाँ पर टिपिकल मूवी एंड दिस बॉलीवुड या न्यूज होती है, वो आपके कोई खास काम की नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स में भी जाते हैं तो स्पोर्ट्स में अभी प्रेजेंटली देर इज नॉट दैट एनी इंपॉर्टेंट न्यूज विच यू कैन remember and required for your exam point of view, in my opinion। जो भी IPL and these news हम जब बात करते हैं तो they are not so something you can take care of। so herein we close with our today's discussion only, but now one thing that is left is our quiz। तो quiz में हम वापस आते हैं। तो this today's quiz, and herein we are going to have around 5 questions which you need to answer, है ना। हम 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लेकर आते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। These are the 5 questions। First question says, which city has been ranked second most noise polluted city globally as per United UNEP annual frontier environment program जो बोलते हैं, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। मतलब यहाँ से कौन सा ऐसा सिटी है जो दुनिया में दूसरे पायदान पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है ना। मुंबई, मुरादाबाद, कानपुर और पटना इन टर्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली बाय यूएनईपी रिपोर्ट। तो नॉइस पॉल्यूटेड ग्लोबली सेकंड नंबर पे आने वाली सिटी है मुरादाबाद। दैट इज according to recent annual frontier report of United Nations Environment Program, मुरादाबाद is the second most noise polluted city globally, है ना। और नॉइस पोल्यूशन जो वहां रिकॉर्ड किया गया, दैट इज 114 डेसिबल, is the highest in 2021 against WHO standard of 55 डेसिबल, जो लिमिट होती है उसके 2 गुना से भी ज्यादा पाया गया। ओनली ढाका इज द सिटी which has got more than this, है ना। केवल ढाका में इससे ज्यादा है, बाकी ये सेकंड पायदान पर आते हैं। क्वाइट अ रिकॉर्ड फॉर अस, है ना। तो इट इज 114 डेसिबल वहां पर पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज Indian Agriculture Towards 30 बुक वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग अलॉन्ग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 एक बुक जो है वो रिलीज की गई है ना। तो किस इंस्टीट्यूशन के साथ में नीति आयोग ने बुक रिलीज की है, विच 2 इंस्टीट्यूशन, मतलब नीति आयोग इज वन इंस्टीट्यूशन विच इज द अनदर इंस्टीट्यूशन विच इज रिलीज द बुक इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030।
right? So the institution is FAO, है ना? FAO is the Food and Agriculture Organization of United Nations. तो FAO United Nations जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके साथ नीति आयोग ने मिलकर के दिस बुक हैज बीन रिलीज, है ना, बाय फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, है ना? दिस हैज बीन रिलीज, तो ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वन. Then we come down to question number 3. Which state was ranked first in best state category in third National Water Award? जो जो तीसरे राष्ट्रीय जल अवार्ड या वाटर अवार्ड बोल सकते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड जो भी डिक्लेयर किए गए थे, किस स्टेट ने उसमें टॉप किया है? स्टेट वो रैंक फर्स्ट इन दिस. तो यू मस्ट ऑल बी नोइंग, इट्स वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट इज यूपी ने इसमें टॉप किया था. यूपी सीक्रेट फर्स्ट पोजीशन इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु. तो थर्ड पर आता है राजस्थान, सॉरी थर्ड, सेकंड पर राजस्थान एंड थर्ड पर तमिलनाडु. तो यहाँ वाटर नेशनल वाटर अवार्ड में यूपी टॉप्ड इन दिस रैंकिंग. ओके, we come down to question number 4. Who has been named as new CEO of FedEx? देखिए हमारे देश के कई भारतीय, जिसको so many Indians are रूलिंग द वर्ल्ड, रूलिंग द वर्ल्ड की बात करें तो कई सारी बड़ी जिसको बोलना चाहिए कंपनियों में, एमएनसीज में, दे आर सीईओ एमडी हैं, है ना? सो मेनी ऑफ, नो. तो उसमें एक नया नाम जुड़ता है जिसमें फेडेक्स जो है ना, वो कंपनी में नए सीईओ जो बने हैं, दैट इज an Indian. You need to name the Indian who has become the new CEO of FedEx. तो इसमें न्यू जो बने हैं, that is Raj Subramaniam. Indian American Raj Subramaniam was named Chief Executive Officer of FedEx on 28th March 2022. He'll be succeeding Frederick Smith, है ना, who stepped down from the position on 1st June. मतलब 1st June को इसको बोलना चाहिए कार्यभार छोड़ेंगे. उसके बाद में this Raj Subramaniam is going to be the Chief Executive Officer, है ना? Then we come down to the last question. Last question says which Central American nation recently declared state of emergency? है ना, किस सेंट्रल अमेरिकन नेशन ने अभी अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की है? तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एल साल्वाडोर. एल साल्वाडोर जो वहां पर देश है अमेरिकन, मतलब कॉन्टिनेंट में, इट इज उन्होंने अपने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की, एक्सटेंडिंग पुलिस पावर्स एंड कटिंग सिविल लिबर्टीज एज द कंट्री फेसेस सोरिंग गैंग रिलेटेड ब्लडशेड that has already left dozens dead in just 2 days. वहां पर गैंग वॉर जैसी स्थिति जो होती है, और वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पूरे देश को वहां पर एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है, बिकॉज मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस गैंग वॉर इन लास्ट सम डेज. तो एल सल्वाडोर ने अपने देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, राइट? सो हियर इन वी क्लोज विद टुडेज डिस्कशन, वेर इन वी हैव टेकन केयर ऑफ सम ऑफ द टॉपिक्स फॉर द डे 9th April 2022 along with 5 important questions. We are going to meet Monday again. Thank you very much for being here. Thanks a lot. Bye.